हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ की। देखिए, ये जो चैप्टर है 12th क्लास के लिए एक वरदान के रूप में है बेटा। ये 10 मार्क्स का एक जो चैप्टर है, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना। आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। आपको बेसिक 3 चीज़ों को समझना है और यहाँ पर ये एनपीओ का चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने मेरे सभी के सभी वीडियोस जो मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ, अगर वो सही से समझ लिए, एक बार बड़े कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने उनको देखा, तो ये 10 के 10 मार्क्स आपके पूरे के पूरे गारंटीड है, पक्के हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए हम बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसकी, लेकिन उन सारी बातों को डिस्कस जरूर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं बात करता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, नॉट फॉर प्रॉफिट है। राइट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा सिंपल सा बात है। अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग करी है वो क्या थी बेटा? वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थी। 11th क्लास में जो हमने अकाउंटिंग करी, प्रोप्राइटरशिप फर्म की प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती थी। कंपनीज की बात करी शेयर्स वाले चैप्टर में, तो वहां पर भी प्रॉफिट की बात होती थी। जब हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म की बात करी तो वहां पर भी प्रॉफिट की बात होती थी। लेकिन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट पर काम नहीं करती बल्कि सोशल वेलफेयर का काम करती हैं। तो भाई ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं, जल्दी से पहले उनको समझ लेते हैं। तो यहां पर जो नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स, ये कौन से हॉस्पिटल्स हैं बेटा? ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो कि फ्री में इलाज करते हैं लोगों का, तो वो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हॉस्पिटल्स प्राइवेट प्राइवेट भी हो चुके हैं। राइट, तो बहुत सारा एक बड़ा बिजनेस सेक्टर बन चुका है हॉस्पिटल्स भी, हेल्थ केयर सेक्टर भी। मैं उस हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर कौन से हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं? जो लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों का फ्री इलाज करने के लिए, या बहुत ही कम पैसों में चैरिटेबली उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बने, मैं उन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं यहां पर। इसी तरह से कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। अब ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वो चाहे स्कूल्स के रूप में हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर हो, तो ये भी उन स्टूडेंट्स को फ्री में या बहुत ही रीजनेबल चैरिटेबल रेट्स पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब कौन से होते हैं बेटा? ये ऐसे क्लब्स हैं बेटा जो कि उन बच्चों को एकेडमी प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, या फिर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में मदद करते हैं उन स्टूडेंट्स को, उन प्लेयर्स को जो कि शायद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अपने ऊपर, जो कि शायद पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उनमें टैलेंट है। तो उस तरह के टैलेंटेड लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये स्पोर्ट्स क्लब उनको हेल्प करते हैं और वहां पर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कोचिंग, ग्राउंड्स और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पोर्ट्स क्लब्स के एग्जांपल हैं। या फिर अगर आप बात करें तो शेल्टर हाउसेज होते हैं बेटा। शेल्टर हाउसेज यानी जैसे कि अनाथालय हो गए, वृद्धाश्रम हो गए। तो वो लोग क्या करते हैं? ये लोग भी उन अनाथ बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अकेले हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं। राइट, उनको उनका डेवलपमेंट में उनका साथ देते हैं। और या फिर कुछ ऐसे वृद्ध लोग जो कि अकेले हैं, राइट, जिनकी फैमिलीज नहीं है या वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते, उनको वो शेल्टर देते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। और वो क्लब्स भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे बेटा। वो शेल्टर हाउसेस भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। राइट, तो ये तो हो गए बेटा कुछ एग्जांपल्स हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम लोग एनपीओ की अकाउंटिंग करने वाले हैं तो इनके इनकम के सोर्सेज क्या हैं? देखो, खर्चे तो वही होंगे, सारे खर्चे तो सबके वही होते हैं। अब ये चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनको भी वही सब खर्चे करने पड़ेंगे जो कि एक नॉर्मल बिजनेस को करने पड़ते हैं, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसे कि रेंट की बात हो गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हो गए, जैसे कि मेंटेनेंस हो गई, जैसे कि साफ सफाई हो गई, और भी बहुत सारे खर्चे, जैसे कि मेडिसिन खरीदने का काम हो जाएगा, या बुक्स खरीदने का काम होगा, या स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदेंगे, या फिर अनाज खरीदेंगे जो लोगों को खिलाने के लिए, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वो सारी बातें वही हैं। यानी खर्चे तो इनके कम नहीं है बेटा, खर्चे तो इनको भी करने हैं, लोगों को सैलरीज पर भी रखना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। तो फिर इनके पास पैसा कहां से आएगा, क्योंकि ये तो कुछ बेच नहीं रहे बेटा, ये तो फ्री में सेवा कर रहे हैं। तो इनकी जो इनकम के सोर्सेज हैं हमें पहले वो समझने हैं। ये इनकम के सोर्सेज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये जो इनकम के सोर्सेज अब यहां पर हम लोग समझने वाले हैं, ये टर्म्स ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो एक बार उनको पहले इनिशियली समझना बहुत जरूरी है, उससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो देखिए, यहां पर जो इनकम के सोर्सेज होते हैं उसमें जो सबसे मेजर इनकम होती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की, वो होती है बेटा सब्सक्रिप्शंस के रूप में। सब्सक्रिप्शंस, अभी सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं, देखिए, जब भी यहां पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं बेटा, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कोई एक इंडिविजुअल नहीं रन कर सकता बेटा, राइट, या एक या दो लोग मिलकर के नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए बहुत सारे मेंबर्स को मिलना पड़ता है, बहुत सारे मेंबर्स मिलते हैं और वो मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, राइट। और वो जो मेंबर्स होते हैं वो हर साल अपनी तरफ से, अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन को। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, राइट। अब वो सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं हम लोग, एक फिक्स अमाउंट बना देते हैं हर मेंबर के लिए। एक नॉमिनल सा, एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट होता है जो कि इजीली कोई भी मेंबर पे कर सके। वो हर साल उतना पैसा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देगा ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों में कुछ कंट्रीब्यूट हो सके, राइट। दूसरा जो यहां पर एक फैक्टर होता है वो होता है एंट्रेंस फीस का बेटा। ये जो एंट्रेंस फीस का मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही होती है तो बहुत सारे मेंबर्स उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी इस एक अच्छे नोबल काम में कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो वो यहाँ का मेंबर बनना चाहते हैं। तो जब भी कोई नया मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो पहले एक एंट्रेंस फीस लेकर के आता है बेटा। ये भी एक नॉमिनल सा अमाउंट होता है जो कि बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, कोई भी एक नॉमिनल सी फीस दे करके एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। और ये एंट्रेंस फीस का जो पैसा होता है ये भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने कामों को करने के लिए, इन सब कामों को करने के लिए। इसके अलावा और क्या इनकम सोर्स हो सकता है इनका, इसके बाद इनके पास एक लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस भी आती है। तो यहां पर ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस होती है बेटा, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस होती है ये वो मेंबर्स देते हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई हमें बार बार सब्सक्रिप्शन मत मांगो, हम एक ही बार में मेंबरशिप लेना चाहते हैं और ये जो मेंबरशिप होगी हमारी ये लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। हम हमेशा के लिए इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस पे करेंगे। तो ये मेंबरशिप फीस भी हमारा एक इनकम का सोर्स बन जाती है बेटा। इसके अलावा ये तो हो गई बात मेंबर्स की, इसके अलावा कुछ नॉन मेंबर्स भी यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा। वो किस रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो डोनेशंस के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि मेंबर्स तो नहीं है लेकिन कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो पैसों के रूप में करना चाहे, चाहे वो रिसोर्सेज के रूप में करना चाहे, वो किसी भी तरह से, किसी भी जरिए से डोनेट करते हैं कुछ ना कुछ चीजें, और जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम सोर्स माना जाता है बेटा, राइट। अब ये डोनेशन दो तरह की होती है जिसको हम लोग आगे जाकर के डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या मिलता है इनको। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट पर अगर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वहां पर गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है बेटा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, ठीक है। तो यहां पर इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट्स मिल जाती है, कुछ या तो फाइनेंशियली पैसा मिल जाता है इनको, या कहीं ना कहीं कुछ लैंड मिल जाती है, या कुछ और रिसोर्स, किसी भी तरह का कोई कैंपेन में हेल्प मिल जाती है, तो वहां पर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इनकम सोर्स बन जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का। एक और जो इनकम सोर्स आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो वो होगा लिगेसीज। तो ये लिगेसीज क्या होती है, देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए कोई एक ओल्ड पर्सन का एग्जांपल ले लो। अगर कोई एक बूढ़ा सा इंसान है जिसका कोई हायर नहीं है, कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं है, यानी उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेला है, लेकिन उसके पास अच्छा खासा पैसा है या प्रॉपर्टी है। वो ये कहता है कि भाई ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मुझे यूज करना है इस प्रॉपर्टी को, लेकिन मेरे जाने के बाद क्योंकि इसका कोई और हायर नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को इस ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहता हूं, राइट। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम करना चाहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरी प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन मेरे जाने के बाद वो इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहां पर भी ये जितनी भी लेगेसीज आती हैं टाइम टू टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो भी इसका इनकम का सोर्स बन जाती है बेटा, राइट। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे बार बार आएंगे। अब ये सारे टर्म्स हमें बार बार इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है हम पहले से इनको समझ करके रखें, ठीक है। तो ये तो होगी बात इनकी इनकम सोर्सेज की। अब हमें यहां पर यह समझना है कि ये जो अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग कैसे होती है। देखिए बेटा, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में
बहुत डिफरेंस है बेटा। उनकी अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, राइट। तो वहां पर वो देखना चाहते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। बट ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके क्या करना है? इनको कहां पर जरूरत है उस प्रॉफिट या लॉस अकाउंट की? तो इनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन तो फिर इनकी अकाउंटिंग की क्या जरूरत है, राइट। तो फिर यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, फिर हमें इनकी अकाउंटिंग करनी नहीं है क्या? नहीं, अकाउंटिंग तो करनी है। क्यों करनी है? देखिए, तो कहीं ना कहीं इनके इनकम के सोर्सेज तो हैं ही। अब ये जो इनकम जहां से भी हो रही है, ये देखिए कौन दे रहा है इनको ये पैसा, ये कहां से आ रहा है इनके पास पैसा? ये पैसा सभी के सभी मेंबर्स या फिर नॉन मेंबर्स या फिर गवर्नमेंट मिलकर के दे रही है, ठीक है। इन सब जगह से इनको पैसा मिल रहा है। किस काम के लिए मिल रहा है? ये पैसा क्यों दे रहे हैं इसको? ये पैसा इन कामों को करने के लिए दिया जा रहा है, राइट। अब जो भी लोग इस यहां पर आकर के मेंबर्स बन रहे हैं या डोनेशंस दे रहे हैं या गवर्नमेंट अगर ग्रांट्स दे रही है, तो वो क्यों दे रही है बेटा? क्योंकि वो चाहती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इन सब कामों को करे, और वो ये भी इंश्योर करना चाहेगी कि जो भी पैसा इन लोगों ने यहां पर दिया, क्या वो सही जगह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहे हैं वो ये काम कर ही नहीं रही, कहीं चीट तो नहीं कर रही वो लोगों से, राइट। तो उस चीज को देखने के लिए यहां पर इनको अकाउंटिंग करनी जरूरी है। इनको वो हिसाब किताब देना बहुत जरूरी है कि भाई कितना पैसा आपको इकट्ठा हुआ इनकम के रूप में, और उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया और कहां कहां पर खर्च कर दिया, राइट। तो उस चीज को जानने के लिए यहां पर हमारी एक डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग होगी, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग में मेजरली आपको 3 चीजों पर फोकस करना है बेटा। देखिए यहां पर हमारे पास 3 चीजें होंगी। क्या क्या अकाउंटिंग में आपको करना है? सबसे पहला जो यहां पर हमारा अकाउंट बनता है बेटा, वो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर आपको यहां पर बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फाइनली ये लोग बैलेंस शीट प्रेजेंट करते हैं अपनी। यहां पर भी इनकी एक बैलेंस शीट बनती है। बस बेटा यही है इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। हमें इस चैप्टर में बस इन 3 चीजों को समझना है और ये हमारी अकाउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अगर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है वो कम से कम 6 मार्क्स का होगा बेटा। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे कम से कम वो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर कुछ अदर कंपोनेंट्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर के हो सकते हैं, और 1 मार्क का ही सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख करके ही आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो आपको इन तीनों टॉपिक्स को ध्यान से समझना है और एक एक करके इनको लिंक कराना है। फिर चलिए आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वर्किंग के साथ, ठीक है। हम समझेंगे कि क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्यों इसकी जरूरत होती है और कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके एक फॉर्मेट की बात करते हैं। जब मैं बात करता हूं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जिस तरह से आपका एक नॉर्मल सा आप लेजर बनाते हो बिल्कुल उसी तरह का ये भी लेजर बनेगा, राइट। लेकिन ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है बेटा, ये साल के एंड में बनता है। ये बिल्कुल साल के एंड में बनता है और हमारे को पूरे साल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये अकाउंट। किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? कि हमारे पूरे साल में कितना पैसा रिसीव हुआ और कितने की पेमेंट हमने करी ओवरऑल पूरे साल में। यानी ये किस तरह से हो गया? ये समथिंग लाइक कैश बुक हो गया, या बिल्कुल कैश बुक की तरह ही हो गया। कैश बुक की तरह ही हो गया बेटा। ये भी कैश बुक में हम क्या करते थे? कैश बुक में भी हमारे पास जितना पैसा रिसीव होता था हम उसको रिकॉर्ड करते थे और जितनी हम लोग पेमेंट करते थे वो रिकॉर्ड करते थे। सेम वे यहां पर भी जितना पैसा रिसीव होगा वो हम लोग डेबिट साइड में रिसिप्ट्स, और जितना भी हम लोग पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा, राइट। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब कैश बुक में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक मेजर डिफरेंस है बेटा। देखिए क्या डिफरेंस है। फंक्शनैलिटी वाइज देखें तो दोनों का काम एक ही है।
रिसिप्ट और पेमेंट का हिसाब किताब रखना, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसका हिसाब किताब कैश बुक भी रखता है, और उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट भी यही हमें बताता है। लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस की जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे डे टू डे में होते हैं वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में हम लोग को रिकॉर्ड करने हैं, यानी डेली बेसिस पर ही अपडेट होगा। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ऑफ द ईयर सिर्फ एक ही बार अपडेट होगा। बार बार हम इसको रोज एंट्री नहीं करेंगे इसके अंदर, हम इसको सिर्फ एक ही बार एंटर करेंगे और लास्ट में जितना भी ओवरऑल एक्सपेंस हो, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, मान के चलो हम सैलरीज पे करते हैं, तो कैश बुक में क्या होता है, हर महीने एवरी मंथ जितना जितना आपने सैलरी पे किया आप इस कैश बुक में अपडेट करते हैं, राइट। जब जब आप सैलरी पे कर रहे हैं वो आप इस कैश बुक में मेंटेन करते हैं। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि आपने जो पूरे साल में सैलरीज दी उन सब का टोटल यहां दिखाई देगा। आपको यह नहीं बताना कि हर महीने कितनी कितनी हुई, आपको पूरे साल की सैलरीज का टोटल बताना पड़ेगा कि आपने कितनी पेमेंट सैलरीज के रूप में करी। इसी तरह से कैश रिसीव की बात कर लेते हैं। जब जब हमारी सेल्स होती है और हमारे जितनी भी कैश की सेल्स होती है वो हम लोग कैश बुक में दिखाते हैं बेटा, डेबिट साइड पर दिखाते हैं कि वो पैसा हमें रिसीव हुआ, और जितनी बार भी सेल्स होगी पूरे साल में उतनी बार हमारा कैश बुक अपडेट होगा। लेकिन यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपकी जितनी भी इनकम, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन से इनकम हो रही है, राइट, तो जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको पूरे साल में अलग अलग टाइम पर मिला मुझे उसको अलग अलग नहीं दिखाना, मुझे एंड ऑफ द ईयर ओवरऑल टोटल कितना पैसा सब्सक्रिप्शन के रूप में मिल गया है मुझे वो यहां पर प्रेजेंट करना है बेटा, वो मुझे यहां पर दिखाना है। यहां पर एंड ऑफ द ईयर सारी की सारी एक्यूमुलेटेड रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को यहां पर हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जबकि कैश बुक में हर एक ट्रांजैक्शन वाइज हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, राइट। चलिए अब अगर मैं बात करूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आता है बेटा, देखिए किस तरह से ये प्रेजेंट होता है। अब यहां पर आपको दो चीजों को और समझना है। सबसे पहली बात, देखिए किसी भी अकाउंट के बैलेंसेस तो होते ही हैं, ठीक है, तो यहां पर भी इसका बैलेंस ब्रोट डाउन हो सकता है और यहां पर भी इसका बैलेंस कैरी डाउन होगा बेटा, ये दोनों चीजें तो होंगी। और क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो किसी ना किसी अकाउंट के साथ जुड़ा होगा, या तो कैश या फिर बैंक, ठीक है, वो दोनों की दोनों इसमें एक साथ आते हैं। पहली बात, अलग अलग कॉलम्स नहीं बनते यहां पर, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के अलग अलग कॉलम नहीं बनेंगे, दोनों की दोनों ट्रांजैक्शंस एक ही में आती है, जबकि कैश बुक में अलग अलग बनते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि यहां पर बैंक अकाउंट भी इंक्लूडेड है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो जाए, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो ये बैलेंस बीडी यहां पर भी आ सकता है और कैरी डाउन यहां पर भी आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटा, राइट। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब मेजरली इसमें और क्या आएगा, चलो बैलेंसेस तो समझ में आ गए सर हमें, मेजरली अब यहां पर क्या लिखना है। देखिए जैसे कि रिसिप्ट्स की बात करी तो यहां पर हमारी दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं बेटा। किस किस तरह की, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट। इसी तरह से अगर मैं पेमेंट साइड की बात करूं तो पेमेंट साइड में भी रिवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट्स, और कैपिटल पेमेंट्स, तो यहां पर भी इस तरह से दो तरह की कैटेगरीज में हम लोग पेमेंट्स को डिवाइड करते हैं और दो तरह की कैटेगरीज में अपनी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, राइट। तो अब ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में अगर आपको जो चीज परेशान करने वाली है वो यही है बेटा कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू पेमेंट क्या है और कैपिटल पेमेंट क्या है। अगर आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना समझ लिया, सीख लिया, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो देखो बेटा समझते हैं। अगर मैं बात करूं पहले रिवेन्यू की, रिवेन्यू अब रिवेन्यू में क्या क्या है, रिवेन्यू की रिसिप्ट्स भी है और रिवेन्यू की पेमेंट्स भी है। हम दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, देखो रिवेन्यू कब होता है, रिवेन्यू हमेशा याद रखेंगे रिकरिंग नेचर का होता है। रिवेन्यू इज ऑलवेज रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि रेगुलर होते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं बेटा, ठीक है, यानी या तो हर महीने होते हैं या हर साल होते हैं, लेकिन होते हैं, रिपीट होते हैं, दोबारा से आते हैं,
इस साल हो गए, अगले साल फिर होंगे, इस महीने हो गए, अगले महीने फिर होंगे, राइट। तो रेकरिंग नेचर के हैं, बार बार होने वाले खर्चे, राइट। और इसी तरह से बार बार आने वाली इनकम्स वो भी रेकरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जब जब मेरी इनकम या एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर के होंगे वो हमारे रिवेन्यू कैटेगरी में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला रेंट, रेंट रिसीव्ड की बात करते हैं पहले। रेंट रिसीव्ड, मान के चलते हैं यहां पे हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है बेटा, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बिल्डिंग है और उसमें वो एक पोर्शन उसने रेंट पर दे दिया। अब वहां से जो रेंट का इनकम आएगा बेटा, वो रेंट का इनकम क्या एक ही बार आएगा? नहीं, वो हर महीने आएगा, एवरी मंथ हमें रिसीव होगा, हर साल रिसीव होगा, कंटिन्यूसली रिसीव होता रहेगा जब तक हमने उसको रेंट पे दिया हुआ। तो ये एक रेकरिंग नेचर का इनकम हो गया, ये रेकरिंग नेचर का इनकम हो गया। या फिर सैलरी, अब आपने कुछ स्टाफ रखा हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, राइट, जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। अब वो जो स्टाफ होगा उसको आपको सैलरी देनी है बेटा। अब ये तो नहीं है कि सैलरी आपने एक ही बार देनी है, आपको सैलरी उसको एवरी मंथ देनी है। तो वो क्या हो गया? रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस हो गया। तो जितने भी रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस या रेकरिंग नेचर की इनकम्स होंगी वो हमारी रिवेन्यू कैटेगरी में जाती है, यानी वो रिवेन्यू रिसिप्ट या फिर रिवेन्यू पेमेंट है। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, और अगर आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, जैसे सैलरीज वालों को देना है आपको, तो वो रिवेन्यू की पेमेंट है। पेमेंट मीन्स पे करना, रिसिप्ट मीन्स रिसीव करना, राइट। चलिए, तो एक तो डिफरेंस ये हो गया, राइट। यहां पर ये रिवेन्यू नेचर की होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल की, कैपिटल नेचर की, तो कैपिटल नेचर में क्या होता है? ये जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नॉन रेकरिंग होते हैं, नॉन रेकरिंग। अब नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है? वो जो रेकरिंग नहीं है, राइट। जैसे कि आपने यहां पर तो रेंट बार बार रिसीव किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए, अगर मैं रिसीव की बात करूं तो आपने बोला था जी लाइफ मेंबरशिप फीस होती है एक, लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या था बेटा? लाइफ मेंबरशिप का मतलब था कि आपको लाइफ टाइम की एक ही बार फीस मिल गई, ये बार बार नहीं मिलेगी, ये मेंबर आपको बार बार नहीं देने वाला है, उसने एक बार दे दिया, वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर रहेगा, राइट। तो ये क्योंकि रेकरिंग नहीं है, ये बार बार दोबारा नहीं आएगी, एक ही बार आएगी, पूरे लाइफ टाइम में एक बार आएगी, तो इसलिए ये नॉन रेकरिंग है। और ये कहां पर चली जाएगी? कैपिटल में चली जाएगी। अगली बात समझ में? तो नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट ना हो, वंस इन ए वाइल, कभी कभी हो, कभी कभी हो। हर साल अगर हो रहा है तो फिर वो रेकरिंग हो जाएगा, लेकिन कभी 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल में एक बार हो रहा है तो फिर वो नॉन रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं आपने कुछ पेमेंट करी, किसके लिए पेमेंट करी? इससे आपने बिल्डिंग खरीदी। आपने क्या खरीदा? बिल्डिंग खरीदी। तो जब आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं बेटा तो आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, राइट। अब ये जो पेमेंट है, क्या आप हर महीने बिल्डिंग खरीदते हैं या हर साल बिल्डिंग खरीदते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वंस इन ए वाइल कभी बिल्डिंग खरीद ली, 10 साल 20 साल तक वो बिल्डिंग चलती रहेगी। अब मुझे बीच में बिल्डिंग दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। फर्नीचर खरीदा, क्या मुझे हर रोज फर्नीचर खरीदना है? क्या मुझे हर महीने फर्नीचर खरीदना है? क्या मुझे हर साल फर्नीचर खरीदना पड़ेगा? नहीं, वंस इन ए वाइल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कहीं बार फिर जाके जरूरत पड़ेगी दोबारा से फर्नीचर को रिप्लेस करने की, तब मैं खर्चा करूंगा उस पर दोबारा से। तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस हो गया। बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना या कोई और एसेट खरीदना। एक वैन खरीदी, एक एम्बुलेंस खरीद ली, तो वो एम्बुलेंस जब आपने खरीद ली तो वो 1 साल बाद खत्म नहीं हो जाएगी, वो कई सालों तक आपका साथ देगी, राइट। तो वो एक नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, एक बार आपने खर्च कर दिया, कई सालों तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा आपको। तो इस वजह से वो कैपिटल नेचर का हो गया। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो कि कई सालों तक आपको बेनिफिट देगा, आपका एक एसेट बना रहा है, तो वो कैपिटल नेचर का है। लेकिन ऐसा कोई भी खर्चा जो कि आपको बार बार देना पड़ रहा है, वो हमारा रिवेन्यू नेचर का हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के हमने यहां पर क्या समझा? अब जितने भी हमारे जर्नल एक्सपेंसेस हुआ करेंगे बेटा, नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरीज के एग्जांपल लिया अभी हमने, या आपको इंश्योरेंस पे करना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा करना है, रिपेयरिंग करानी है, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे रिवेन्यू नेचर के हैं। क्यों रिवेन्यू नेचर के? क्योंकि ये रूटीन में होते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी, कुछ एसेट्स को खरीदा, ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, वो सभी के सभी कभी कभी होने वाली चीजें हैं, वो हमारे कैपिटल नेचर के
तो वो हमारे कैपिटल में चले जाएंगे, राइट। तो वो हमारे कैपिटल नेचर के होंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम्स हो। दूसरी एक जो इसके अंदर बात समझनी है आपको रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर, कि जो रेवेन्यू नेचर की बात करेंगे जब हम लोग, तो वहां पर हम लोग नॉन स्पेसिफिक बातों को करेंगे, नॉन स्पेसिफिक। अब ये नॉन स्पेसिफिक क्या है मैं अभी बता रहा हूं, नॉन स्पेसिफिक। जबकि कैपिटल नेचर के अंदर हम लोग स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे, स्पेसिफिक। अब क्या है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, जरा इस पर समझते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं बेटा आपको। आप डोनेशंस को ले लेते हैं, हम डोनेशंस के एग्जांपल को समझते हैं। देखिए डोनेशन से ही रिलेटेड है ये एक्चुअल में। तो डोनेशंस जो आती है हमारे पास, वो दो तरह से डोनेशंस आती हैं बेटा। एक होती है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन का मतलब क्या हुआ, जनरल डोनेशन का मतलब हुआ ऐसी डोनेशंस जो कि कोई भी पर्सन आया और आपको दे गया पैसा कि लो जी ये आप इस ऑर्गेनाइजेशन में खर्च करो, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करें इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हमारी तरफ से कुछ पैसा है, डोनेशन है हमारी तरफ से। आपको जहां अच्छा लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर इस पैसों की जरूरत हो सकती है, आप उसको वहां पर यूज कर ले। अब ये जो डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिली है, ये जो डोनेशन है वो अब ऑर्गेनाइजेशन जहां चाहे वहां खर्च कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन, राइट। अब एक दूसरी टाइप की जो डोनेशन होती है उसे बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक। अभी स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, देखिए स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है कि कोई पर्सन आया, उसने बोला कि जी ये लो मेरी तरफ से ये पैसा, लेकिन आपको इस पैसे का क्या करना है वो भी बता करके गया। उसने बोला कि ये लो जी मेरी तरफ से ये 10 लाख रुपए, और आप इस हॉस्पिटल में इतने वेंटिलेटर्स लगा दो, ठीक है। तो कुछ वेंटिलेटर्स के लिए वो अपना एक कंट्रीब्यूशन कर करके गया। अब जितने भी वेंटिलेटर्स उसमें आ सकते हैं, अब हमारे पास वो जो 10 लाख रुपए वो दे करके गया है, वो किस काम के लिए दे करके गया है, वो एक स्पेसिफिक काम के लिए देके गया कि भाई आपको उस पैसे से क्या खरीदना है, वेंटिलेटर्स खरीदने हैं। तो वो हो गई हमारी स्पेसिफिक डोनेशन। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ में आया कि जनरल डोनेशन, जो पैसा आप कहीं पर भी खर्च कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, वो डोनेशन जो कहीं एक स्पेसिफिक काम पे ही खर्च कर सकते हो, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं उसको और ज्यादा तरीके से समझने के लिए। मंदिर का एग्जांपल ले लो बेटा, ठीक है। आप टेंपल जाते हो, टेंपल भी एक क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, वो लोगों को रिलीजियसली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि भाई आओ और यहां पर आप अपना जो भी श्रद्धा है आपकी, जो भी आपका रिलीजियस सेंटिमेंटल्स है, आप वहां पर आकर के फुलफिल कर सकते हो। अब जो मान के चलो हम मंदिर पे जाते हैं, टेंपल में जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर टेंपल में जाकर के हम लोग क्या करते हैं, माथा टेकते हैं। वहां पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसे जैसे जिस जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसा वैसा चढ़ावा चढ़ाता है बेटा भगवान के आगे, राइट। वो जो पैसा जा रहा है, वो जो पैसा वहां पर आप मंदिर में छोड़ करके आ रहे हो, वो पैसा क्या एक्चुअल में भगवान के पास जा रहा है? नहीं ना, ये आप भी जानते हो। वो वहां के ऑर्गेनाइजेशन यानी वो जो मंदिर बना हुआ है उसके पास वो पैसा चला जाएगा। और वो जो पैसा गया वो एक जनरल डोनेशन। अब वो मंदिर जहां चाहे उस पैसे को खर्च कर सकता है। हो सकता है वो उसमें से उसको पुजारी की सैलरी दे दे, पुजारी को दे दे। हो सकता है कि वो मंदिर के डेवलपमेंट में उसको यूज करे। वो अब उस मंदिर का टेक है कि उस पैसे को कहां पर यूज करना चाहता है। तो दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। अब बात करते हैं मंदिर के अंदर, टेंपल के अंदर स्पेसिफिक डोनेशन कैसे हो सकती है। देखिए आप जब जब मंदिर जाते हैं वहां पर एक माथा टेक करके आते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा होती है, वो तो जनरल डोनेशन थी। लेकिन आप एक दिन गए यार, आपको लगा कि ये जो मंदिर का जो फर्श है ना वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो टूटा फूटा सा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपने आपने क्या किया, वहां पर जाकर उनको बोला कि ये लो जी मेरी तरफ से यहां पर इस मंदिर में आप सारा मार्बल का फर्श कर दो, कि जितना भी यहां पर ये जो फर्श है ये पूरा मार्बल का लगा दो, इसका खर्चा मैं पे कर रहा हूं आपको, इसमें जितना भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगेगा वो मैं पे करूंगा आपको। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। अब वो जो 20 लाख रुपए आपने पे किए, वो 20 लाख रुपीज का क्या करना है मंदिर को? क्या वो उसमें पुजारी को सैलरी दे सकते हैं? जी नहीं, नहीं दे सकते। क्या वो किसी और काम में कोई मूर्ति वूर्ति लगा सकते हैं? जी नहीं, वो भी नहीं लगा सकते। वो पैसा कहां खर्च करेंगे? वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उस फर्श के मार्बल पर खर्च करेंगे, इसके अलावा और कहीं खर्च नहीं कर सकते। दैट इज वाई दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। एक बात ये समझ में आ गई कि जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या डिफरेंस है। अब समझते हैं। देखिए जितने भी हमारी जनरल डोनेशंस होंगी, जितनी भी हमारी जनरल डोनेशंस हैं बेटा, वो जनरल डोनेशन यहां देखो आप, यहां पर मैंने भी अभी आपको समझाया था, राइट। ये जो भी हमारी जनरल डोनेशंस है वो जनरल इनकम भी है हमारी, ठीक है। तो वो हमारी क्या है,
रिवेन्यू नेचर की है। जो भी जर्नल एक्सपेंसेस हो या फिर जर्नल इनकम या फिर डोनेशंस लिख देता हूं मैं इसको, इनकम के बदले में आप इसको डोनेशंस मान लो, तो जितनी भी हमारी जनरल डोनेशंस आ रही हैं वो हमारी रिवेन्यू नेचर की हैं। रिवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू नेचर का मतलब है सिंपल सा, कहीं ना कहीं आपकी इनकम होना, ठीक है, कहीं ना कहीं इनकम। और यहां देखो ना, आप इनकम को समझो पहले। इनकम को अगर मैं समझूं तो इनकम क्या है? जो पैसा मेरे पास आ गया, अब मेरी मर्जी है मैं उस पैसे को कहां पे खर्च करूं, तो दैट इज व्हाई इट इज रिवेन्यू नेचर। लेकिन अगर अगर मेरे पास ये एक स्पेसिफिक काम के लिए डोनेशन आ रही है बेटा, स्पेसिफिक काम के लिए जब डोनेशन आ रही है मेरे पास, तो मुझे उसको अपनी मर्जी से मैं खर्च नहीं कर सकता। मैं उस पैसे को उसी काम पर लगाऊंगा जिस काम के लिए मुझे वो दिया गया है बेटा, ठीक है। तो उसे हम लोग कैपिटल मानते हैं, राइट। एक बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे पैसा मिला तो वो मेरा कैपिटल है। एक फर्श बनाने के लिए पैसा मिला तो वो मेरा कैपिटल है। लेकिन एक स्पेसिफिक फंड, एक बड़ा फंड है, ठीक है, बड़ा फंड है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम लोग रिवेन्यू नेचर की बात करेंगे तो उसमें स्मॉल फंड होता है बेटा, नॉर्मली इसमें स्मॉल फंड होता है। और कैपिटल नेचर की अगर मैं बात करूं तो इसमें बिग अमाउंट होता है, बिग फंड होता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। नॉर्मली इस तरह से आप देखने को आपको मिलेगा। खैर, मैं अभी नहीं चाहता कि आप इस स्मॉल फंड और बिग फंड के कंफ्यूजन में पड़ो, क्योंकि अब मैं यहां पर इसको कैटेगराइज अगर करने लग जाऊंगा कि स्मॉल फंड कहां से कहां तक की रेंज होगा, तो वो गलत होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी आप इसको अवॉइड करो। मुझे लगता ही नहीं है कि आपको इस तरह के डिफरेंस को करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया एक पर्पस के साथ, ठीक है। इसको मैं बाद में कहीं लिंक करूंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए आप इसको छोड़ देंगे, अभी के लिए आप इसको छोड़ देंगे। यहां पर आपको अभी जो रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंसेस मैंने बताया, उसमें रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का डिफरेंस है। रेकरिंग यानी रेवेन्यू, नॉन रेकरिंग यानी कैपिटल। नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का फर्क है। नॉन स्पेसिफिक रेवेन्यू और स्पेसिफिक हो अगर कोई भी चीज तो कैपिटल। चलिए, तो यहां पर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर को डिफरेंस को समझ लिया हम लोगों ने। अब यहां पर इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बात बहुत ही सिंपल है बेटा समझनी, कि किसी भी तरह की रिसिप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों की दोनों डेबिट साइड में आएंगी, यानी रिसिप्ट साइड पर आएगी। और चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो चाहे वो कैपिटल नेचर की पेमेंट हो, वो क्रेडिट साइड पर आएगी, ठीक है। तो ये यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही सिंपल है। जहां पर किसी भी तरह की रिसिप्ट हो वो आपको रिसिप्ट साइड में, और किसी भी तरह की पेमेंट हो वो पेमेंट साइड में डालनी है। तो फिर हम लोगों ने इतना डिटेल में इसको क्यों समझा? क्योंकि जब आगे वाले अकाउंट की हम लोग बात करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे या बैलेंस शीट की बात करेंगे, वहां पर हमें इसमें से कुछ स्पेसिफिक चीजों को इनकम में और कुछ स्पेसिफिक चीजों को बैलेंस शीट में लेकर के जाना होगा। और उस वजह से तब हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये जो रिसिप्ट्स आई हैं, टोटल रिसिप्ट, देखो यहां पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी कोई भी तरह की रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रिसिप्ट हो, वो मेरी सारी की सारी यहां दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब सैलरीज भी यहां पर दिखाई दे रही है मुझे, और इसके अलावा जो मेरे पास स्पेसिफिक डोनेशंस आई वो भी यहां पर दिखाई दे रही है, और जो नॉन स्पेसिफिक डोनेशंस आई वो भी यहां पर दिखाई दे रही है, एक ही जगह दिखाई दे रही है। लेकिन उसको कौन सी आइटम्स को मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर के जाना है, किसको नहीं लेकर के जाना, इसका फैसला हम इसी कैटेगराइजेशन के साथ करेंगे। इस वजह से इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए, बस अब इससे ज्यादा बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे बेटा। अब हम स्ट्रेट अवे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग टीएस ग्रेवाल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, और कैसे कैसे आपको उसको लिखना है वो पूरी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको यहां पर वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें, राइट। थैंक यू वेरी मच।